Hello everyone. So today we are going to start with the chapter number 7 of class 11th biology, that is structural organization in animals. तो आज हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली आज हम इस चैप्टर को फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी से पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर के 5 पार्ट्स दे रखे हैं हमारी एनसीईआरटी में. फर्स्ट वन इज एनिमल टिश्यूज, सेकेंड इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, थर्ड पार्ट में जो आपने एनिमल किंगडम, ठीक है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट में क्या होगा, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में एनिमल किंगडम पढ़ा है तो उसी में से कुछ जो हमने फाइलम पढ़े थे, जैसे अर्थवर्म का फाइलम क्या होता है, एनालिडा, कॉकरोच का आर्थ्रोपोडा, फ्रॉग्स का क्या होता है, फ्रॉग्स की हमने क्लास पढ़ी थी लाइक, है ना, तो एम्फीबियंस, ठीक है. तो इसी तरीके से हमें चैप्टर नंबर 4 की डिटेल्स यहाँ पर दे रखी है. तो आज हम जो पार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में से एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं, ठीक है. तो अब समझिए, यहाँ पर चैप्टर के नेम से ही पता लग रहा है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई. सेल्स, हमें पता है कि एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. एनिमल्स आर, चलिए दोबारा लिखते हैं, एनिमल्स आर मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बहुत सारे सेल्स हैं, मिलियंस ट्रिलियंस में सेल्स प्रेजेंट है. तो अब उन सेल्स की किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो किस तरीके से लोकेटेड है, वो हम इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. Okay, just a second. In the preceding chapters, you came across a large variety of organisms, ठीक है. अब preceding chapters यानी कि पिछले chapters जो हमने पढ़े हैं उनमें हमने बहुत सारे animals देखे हैं. एनिमल किंगडम में भी हमने पढ़े हैं, कितने सारे एनिमल्स की हमने क्लासिफिकेशन करी थी. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने क्या किया था, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, सबकी अलग अलग क्लासिफिकेशन करी थी. अब इस चैप्टर में हमने क्या करना है, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स यू केम अक्रॉस अ लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया हमने, यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर ऑफ द एनिमल किंगडम. अच्छा मुझे ये बता दो, एनिमल किंगडम में क्या कोई यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म था, क्या पॉरीफेरस यूनिसेल्युलर थे? सो द आंसर इज नो. कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ये नाम सुन के, स्पॉन्जेस का, पॉरीफेरस का, कि एनिमल किंगडम में ये सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे मतलब छोटी यूनिट है. तो हो सकता है कि ये यूनिसेल्युलर हो, लेकिन ऐसा नहीं है. स्पॉन्जेस आर नॉट यूनिसेल्युलर, दे आर ऑल्सो मल्टी सेल्युलर. अब ये देखो ना, अगर हमने स्पॉन्जेस को एनिमल्स की कैटेगरी में रखा है तो इसका मतलब ये तो तय है कि यूकैरियोटिक भी होंगे और मल्टी सेल्युलर भी होंगे, क्योंकि हमने जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करी थी तो हमने पढ़ा था कि एनिमल्स कैसे होते हैं, मल्टी सेल्युलर एंड यूकैरियोटिक. ओके, नाउ in unicellular organisms all functions like digestion, respiration and reproduction are performed by a single cell. सिर्फ एक ही वो सिंगल सेल है जो कि वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है. लेकिन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में, इन द कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑफ मल्टीसेल्युलर एनिमल्स, the same basic functions are carried out by different group of cells in a well organized manner. ठीक है, हमें क्या पता है कि अगर मैं बात करूं अमीबा की या पैरामीशियम की या किसी भी एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म की, तो अमीबा का स्ट्रक्चर पहली बात तो इरेगुलर होता है, आप किसी तरीके का भी स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है. ये अपना स्ट्रक्चर जो है चेंज करता रहता है, मान लो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है. अब इसमें जितने भी प्रोसेसेस होंगे, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस यही सिंगल सेल करेगा. डाइजेशन का प्रोसेस, मैंने आपको डाइजेशन का प्रोसेस बताया था अमीबा में कैसे होता है, ठीक है. देन यहाँ पर जो है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, ये सभी जो बेसिक प्रोसेसेस होते हैं वो एक सिंगल सेल करेगा. मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में यही जो प्रोसेसेस हैं, यही प्रोसेसेस अलग अलग सेल्स का ग्रुप बन के, फॉर एग्जाम्पल एक मेरे पास एक घर है,
ठीक है। एक घर में अगर कोई सिंगल इंसान रहता है, ठीक है, तो एक ही बंदा रहता है, तो उसको सारे काम, अपने कपड़े धोने, अपना खाना बनाना, ठीक है, सब काम अपना खुद करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसी घर में 4 से 5 बंदे रहते हैं या और भी ज़्यादा, तो काम बट जाते हैं कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। लाइक दैट यहाँ पर भी ऐसा ही है, सेल्स में जो है यहाँ पर काम बट गया। ओके, द बॉडी ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, हाइड्रा क्या है, एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है, is made up of different types of cells and the number of cells in each type can be in thousands. The human body is composed of billions of cells to perform various functions. Now the question is, how do these cells in the body work together? इसी क्वेश्चन का आज हम आंसर देंगे, ठीक है। मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में अब यहाँ देखो डेफिनेशन आ रही है, in multicellular animals a group of similar cells along with intercellular substances performing a specific function, such an organization is called tissue. ये एक important definition है। group of similar cells होगा, ठीक है, along with उनका जो intercellular substances, उनके साथ हम बात कर रहे हैं जो कि एक specific function perform करते हैं। तो ये क्या है, keywords हैं, क्या क्या, group of similar cells and they perform specific function, ठीक है, and this is known as tissue। तो ये definition सबको याद होनी चाहिए। okay, now you may be surprised to know that all complex animals consist of only 4 basic type of tissues। अब ये कितनी मतलब एक सरप्राइजिंग और एक मज़ेदार सी बात है कि जितने भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं वो सभी कितने टाइप के टिश्यूज़ के कंपोज हैं, ओनली 4 बेसिक टाइप्स ऑफ टिश्यूज़। सिर्फ वही बेसिक कितने हुए, 4। अब ये मैं आपको नाम भी बता दूंगी एनिमल टिश्यूज़। चलिए लिखते हैं सभी एनिमल टिश्यूज़ की 4 कैटेगरी, ठीक है। यही 4 आपको हर एक ऑर्गेनिज्म में मिलेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एपिथेलियल टिश्यू, हर एक एनिमल की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। then connective tissue, then muscular tissue, and the last one is nervous tissue। यही 4 बेसिक टाइप के सेल्स हैं जो कि हर एक एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट लाइन इज, these tissues are organized in specific proportion and pattern to form an organ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास, देखो ये सबको पता भी होगा, एक नॉर्मल सी और इम्पॉर्टेंट सी बात है कि सेल्स, ठीक है, एक सिंगल सेल की यहाँ बात करूँगी, सेल का ग्रुप। अब यहाँ पे ये एरो, हर एक एरो जो मैं यहाँ बनाती जाऊँगी वो डिनोट करेगा ग्रुप को, ठीक है। लेकिन वो ग्रुप कैसा होगा वो मैंने आपको ऊपर बता दिया था, चूँकि एक स्पेसिफिक फंक्शन कर रहा होगा, ठीक है। सेल्स का ग्रुप बनेगा टिश्यू, फिर इन टिश्यूज़ का ग्रुप अगेन सिमिलर फंक्शन हो, सिमिलर टाइप के हो उस तरीके से, ठीक है, या फिर वो एक इकट्ठे मिलके कुछ अच्छा सा एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हों। टिश्यूज़ का ग्रुप मिलके बनाता है ऑर्गन, और ऑर्गन तो हमें पता ही है, जैसे कि स्टमक, ठीक है। तो ऑर्गन्स का ग्रुप मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ये सभी सिस्टम्स क्या आप करते हैं, ऑर्गन का ग्रुप मिलके बनाता है ऑर्गन सिस्टम। सो आई होप ये इतना बेसिक सा पैराग्राफ था ऊपर वाला, इसमें से तो आप किसी को कहीं पर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, ठीक है। When 2 or more organs perform a common function by their physical और chemical interaction, जैसे कि एंजाइम्स के यूज से, केमिकल प्रोसेसेस के यूज से, they together form an organ system, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। नाउ cells, tissues, organs and organ systems split up the work in a way that exhibits division of labor, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी सारी कैटेगरीज है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता है, कुछ काम कोई और करता है, कुछ काम कोई और करता है, दैट इज डिवीजन हो रखी है कामों की, ठीक है। तो इसी को क्या बोलेंगे हम, डिवीजन ऑफ लेबर, जो कि मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के केस में होता है, एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सर्वाइवल ऑफ बॉडी एज अ होल,
ठीक है, इसमें तो कोई इतना कंफ्यूजन वाली बात थी ही नहीं इतने पैराग्राफ में. नाउ कमिंग ऑन टू द animal tissues. So the structure of the cells vary according to their function. This is also very important. Structure of cell लग कॉमन से बात रही है, लेकिन अगर इसी लाइन से क्वेश्चन की फॉर्म में अगर आपसे क्विज ले लिया जाए इसी लाइन से, तो थोड़ा घुमा के पूछते हैं. ठीक है, तो सेल का स्ट्रक्चर किस चीज पे डिपेंड करता है? उनके फंक्शन पे. ठीक है, अगर फंक्शन अलग तो सेल का स्ट्रक्चर भी अलग. Therefore, the tissues are divided and broadly classified into 4 types: epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. ठीक है, चलिए हर एक कैटेगरी को थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट दी epithelial tissues. ओके, सो आई होप आप सभी ने अपनी NCERTs अपने सामने खोल रखी हैं. ठीक है, अब देखते हैं epithelial tissues को. We commonly refer to an epithelial tissue as epithelium. This is also very important. ठीक है, epithelium बोलते हैं हम epithelial tissue को, and plural में क्या बोलेंगे? epithelia. ठीक है, this tissue has a free surface. ये important इनका एक तरह से characteristic point है कि इन tissues की क्या होगी? एक free surface होगी, has a free surface which faces either a body fluid or the outside environment and thus provides covering. अब देखो ये बेसिकली कवरिंग देते हैं. लाइक इफ यू टॉक अबाउट स्किन की तरह होते हैं. स्किन में भी अगर मैं बात करूं, लेट्स सपोज यहाँ पर जो है एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है, तो ये एपिथेलियल टिश्यूज हो गए. अब यहाँ पर तो अंदर की साइड है, बॉडी के अंदर साइड है, बॉडी हो गई. ठीक है, तो यहाँ क्या होगा? फ्लूइड होगा, बॉडी फ्लूइड, ब्लड वगैरह, प्लाज्मा जो भी है. एंड ये क्या हो गई? आउटसाइड एनवायरनमेंट हो गई. तो यही लाइन यहाँ पर कहना चाह रही है कि ये क्या होता है? एक इनकी फ्री सरफेस होती है जो कि एक सरफेस क्या करेगी? बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी और एक करेगी आउटसाइड एनवायरनमेंट को. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर नाउ. ओके, द सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड, यानी कि यहाँ पर इंटरसेल्यूलर स्पेसेस बहुत कम होता है या नहीं होता, विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स. 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज होता है. यहाँ से 3 पॉइंट क्लियर हो गए सभी को. फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट था कि इनको एपिथेलियम कहा जाता है. सेकेंड, इनके पास फ्री सरफेस होती है जो कि या तो बॉडी फ्लूइड को फेस करेगी या फिर आउटसाइड एनवायरनमेंट को फेस करेगी. इसीलिए क्या करते हैं? कवरिंग या फिर लाइनिंग देते हैं हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स को. एंड गाइज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि इस चैप्टर से बेसिकली क्वेश्चंस हमारी NCERT से ही पूछे जाते हैं. यहाँ के जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, यहाँ की हर एक पॉइंट अगर आपको क्लियर है NCERT का और अगर आपको याद है, तो यहाँ के क्वेश्चन इस चैप्टर से एनिमल टिश्यू वाले पार्ट के क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाते हैं. नाउ 2 टाइप के एपिथेलियल टिश्यू है. चलिए लिखते हैं एपिथेलियल टिश्यूज में फर्दर 2 कैटेगरीज हैं. ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू. अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? एक सिंपल कैटेगरी है, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू. सेकेंड इज कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू. अब सिंपल में क्या होगा? चलिए देखते हैं. सिंपल में होता है कि एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, सिंपल में क्या होगा? एक सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है. ओके, लेट मी टेक दिस साइड. सिंपल में क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. ठीक है, अब यहाँ ये सिंगल लेयर ऑफ अगर सेल्स होगी तो एक सिंगल लेयर मान लो इस तरीके से प्रेजेंट है. ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कि इनका जो न्यूक्लियस होता है दैट इज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस लिखेंगे. एंड ये क्या कर रहे हैं? दे आर प्रोवाइडिंग दी कवरिंग, यानी कि दे आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी टाइप ऑफ सपोर्ट और प्रोटेक्शन टू द टिश्यू. ठीक है, कवरिंग प्रोवाइड कर रहे हैं. लेकिन अगर मैं यहीं पर कंपाउंड एपिथेलियम की बात करूं तो ये होता है कुछ इस तरीके से. ठीक है, यानी कि यहाँ क्या होती है? मल्टीपल लेयर्स. अगेन यहाँ पर भी क्या होगा? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. अब ये क्या हो गई? मल्टीपल लेयर्स. तो मल्टीपल लेयर्स हैं
मतलब कि ये किस काम में, डिफ्यूजन में कोई हेल्प नहीं कर सकते। बहुत सारे लेयर्स हो जाएंगी तो डिफ्यूजन आसानी से नहीं हो पाएगी। एंड लेकिन इस केस में, अब ये रब हो गया, कोई बात नहीं। इस केस में क्या होता है, देखो यहाँ से समझो अब इस वाले डायग्राम से। अब स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है, अभी मैं पार्ट्स आपको समझाऊंगी, जस्ट एक बार समझ लो। सिंपल एपिथेलियम क्या होता है, सिंगल लेयर होती है, तो यहाँ पर डिफ्यूजन भी आसानी से हो जाती है। डिफ्यूजन यानी कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सब्सटेंसेस। अब यहाँ मैंने कोई स्पेसिफिक ये नहीं लिखा कि गैसियस एक्सचेंज की मैं बात कर रही हूँ या न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। फॉर एग्जांपल ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी में क्या होगा, ब्लड वेसल्स लिख सकते हो, ठीक है, वेसल्स लिख देते हैं, ब्लड वेसल्स। अभी आप एग्जांपल देखोगे, आप सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सिंपल एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया कि यहाँ पर ये क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होगी तो सिंपल एपिथेलियम, और अगर बहुत सारे लेयर्स हुई तो कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स एंड फंक्शंस एज लाइनिंग फॉर बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम में क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा सेल लेयर्स होंगी, और इनका क्योंकि ज़्यादा सेल लेयर्स है, अब देखो अगर ज़्यादा सेल लेयर्स मेरे पास हैं तो अगेन दे कैन नॉट परफॉर्म डिफ्यूजन, अच्छे से डिफ्यूजन वाला प्रोसेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये क्या काम कर लेते हैं, कहते हैं कि चलो ठीक है, हम इतने सारे हैं, कुछ तो फ़ायदा हो, ये क्या काम कर लेते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। एंड अगेन ये जो नीचे वाली मेम्ब्रेन होती है जिससे ये सभी सेल्स अटैच होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं इसको हम, बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पर भी सिंगल लेयर ऑफ सेल्स के केस में भी यही होगा, ऐसा मत सोचना कि सिंपल एपिथेलियम में बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं बोलते, यहाँ पर भी बेसमेंट मेम्ब्रेन ही बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, एपिथेलियल सेल्स जिस चीज़ से अटैच हैं, जिस लेयर से, उसको हम बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमने सिंपल एपिथेलियम को तीन कैटेगरी में डिवाइड तो कर दिया, स्क्वैमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनार। किस चीज़ के बेसिस पे किया वो तो बता दो। तो ये किस चीज़ के बेसिस पे किया, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के बेसिस पे हमने यहाँ पर इनको क्लासीफाई करा इनटू फर्दर 3 कैटेगरीज, जो कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर लिया और आप भी अपनी नोटबुक्स में बुक्स में हाईलाइट कर लो। ओके, नाउ स्क्वैमस यानी कि ये वाले सेल्स, क्यूबॉइडल एंड क्यूबिकल, ठीक है। अब चलिए समझते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द फर्स्ट कैटेगरी दैट इज ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। देखो डायग्राम यहाँ पर आपको साफ साफ बता रहा है कि जो क्यूबलेक सेल्स हैं, ठीक है, क्यूबलेक सेल्स हैं ये वाले, इनको हमने क्या कह दिया, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, ये क्यूबॉइडल हो गए, एंड ये क्या है, लंबे लंबे सेल्स हैं, दे आर कॉलमनार, लंबे लंबे ना कॉलमनार, एंड दीज आर द कॉलमनार सेल्स बियरिंग सीलिया, ठीक है। ये क्या है, सीलिया है। ये किस चीज़ में हेल्प करेंगे, सीलिया किस चीज़ में हेल्प करता है, लोकोमोशन में, ठीक है, लोकोमोशन में। ओके, तो यहाँ पर ये फ्लैटेन सेल्स हैं, ये क्यूबलाइक सेल्स है, और ये लंबे लंबे सेल्स हैं। तो अब ये देखो, बात ध्यान से समझो, जो यहाँ पर ये जो सीलिया आपको शो कर रखा है, ये कॉलमनार सेल्स, ये लंबे लंबे सेल्स आप देख पा रहे हो, कॉलमनार सेल्स के ही सरफेस में सीलिया प्रेजेंट है। नाउ कमिंग ऑन टू द स्क्वैमस एपिथेलियम, से सिंगल लेयर होती है, ठीक है, सिंगल लेयर ही होगी। जब तक हम सिंपल एपिथेलियम की बात करेंगे तो सिंगल लेयर ही प्रेजेंट होगी, ठीक है। तो सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी, एंड दिस इज द फ्लैटेन सेल्स विद इरेगुलर बाउंड्रीज, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसी होती है यहाँ पर, इरेगुलर बाउंड्रीज, जैसे ये प्रेजेंट होते हैं, जैसे इस तरीके से आपको ऊपर दिखा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इरेगुलर बाउंड्रीज होंगी, एंड दे आर फाउंड इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ये आपको याद करना है, ठीक है, एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, एंड आर इन्वॉल्वड इन द फंक्शंस लाइक फॉर्मिंग अ डिफ्यूजन बाउंड्री। अब मेरे पास ये सेल है, लेट्स सपोज, ये एक ऑर्गन है, लेट्स सपोज, एंड यहाँ पर मेरे पास प्रेजेंट है सिंपल एपिथेलियम, जिसमें से कि ये है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है, स्क्वैमस एपिथेलियम हमारे पास प्रेजेंट होता है
एक ऐसी जगह पे जहाँ डिफ्यूजन करानी हो, ठीक है, या फिर डिफ्यूजन करानी हो, या फिर वही डिफ्यूजन ही कह सकते हो, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को भी हम डिफ्यूजन ही कहेंगे, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ये सब क्या होगा, डिफ्यूजन का ही पार्ट होगा। तो यहाँ पर हमने क्या कहा है कि भाई ये कहाँ मिलेंगे, ब्लड वेसल्स की वॉल्स पे और एयर सैक्स ऑफ लंग्स पे। यहाँ क्या होगी, डिफ्यूजन ऑफ एयर होगी, एंड यहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली दे आर फॉर्मिंग डिफ्यूजन बाउंड्री। Now coming on to the cuboidal epithelium, so it is composed of again single layer of cells तो होगी, और नाम से कैसा पता लग रहा है, क्यूब लाइक cells, they are commonly found in ducts of glands and tubular parts of nephrons and kidneys. Excretory products and elimination में मैंने आपको बताया था, tubular parts of kidney क्या है, PCT, proximal convoluted tubule, distal convoluted tubule and CT. These are the tubular parts of nephrons. यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हर एक हम जब चैप्टर कर लेते हो ना, देखो तो उसी के फर्दर पार्ट्स आपके पास आएंगे, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन में नेफ्रॉन क्या होता है, वहाँ से क्लियर हो गया, ठीक है। फिर डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स एंड ट्यूब्यूलर पार्ट्स, ठीक है। अब इसके बाद ब्लड वेसल्स, लंग के जो एयर सैक्स होते हैं, हर एक चैप्टर में अलग अलग भी दे रखा है कि यहाँ पर ये वाला जो है टिश्यू प्रेजेंट होगा, और इस चैप्टर में एक तरह से सभी चैप्टर्स की समरी है कि भाई कौन सा टिश्यू कौन से लेयर बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो नेफ्रॉन में क्या करना होता है, अगर आपको एग्जाम्पल्स याद हो गए, ये मैं हमेशा कहती हूँ, एग्जाम्पल्स याद हो गए तो इनका फंक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जिस बच्चे को एग्जाम्पल याद है कि भाई नेफ्रॉन में प्रेजेंट होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो उसको याद करने की जरूरत पड़ेगी क्या, क्योंकि उसे पहले से ही पता है नेफ्रॉन में क्या होता है, सिक्रीशन होगी और एब्जॉर्प्शन होगी, सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, तो यहाँ से याद हो गया। अगर किसी को पता है कि स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होता है एयर सैक्स ऑफ लंग्स में एंड वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में, तो उसको पता है कि भाई यहाँ पर तो डिफ्यूजन होती है, तो ये क्या बना रहे हैं, डिफ्यूजन बाउंड्रीज, ठीक है। सो नाउ अब ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि पीसीटी, ये क्या है, पीसीटी की जो नेफ्रॉन होती है, सॉरी जो लेयर होती है, वहाँ पर क्या होता है, माइक्रोविलाई, यानी कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में ही, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, तो यहीं पर क्या होंगे, छोटे 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 माइक्रोविलाई, ठीक है। ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है, तो दीज आर माइक्रोविलाई। इसको आप स्पेशली हाईलाइट कर लेना, ओके। Now coming on to the columnar epithelium, so it is composed of single layer of tall and slender cells and इनका न्यूक्लियर कहाँ पर लोकेटेड होता है, एट दी बेस, यानी कि इस तरीके के सेल्स होंगे और इनका न्यूक्लियर होगा एट दी बेस, क्लियर। फ्री सरफेस के पास माइक्रोविलाई हो सकता है एंड दे आर फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन एंड हेल्प इन अगेन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये भी ध्यान रखना है कि अगर फ्री सरफेस है तो हो सकता है कि यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो, माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो, ठीक है। इफ द कॉलमनार क्यूबॉइडल सेल्स बियर सीलिया, ठीक है, यही जो माइक्रोविलाई सीलिया अगर प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। वेरी इंपॉर्टेंट, वो ऊपर मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, ठीक है। अगर मेरे पास ये सेल्स इस तरीके के हैं, ये क्या बना दिए मैंने, देखो न्यूक्लियस कहाँ पर प्रेजेंट है, बेस पे प्रेजेंट है, और कैसे कैसे सेल्स हैं, टॉल सेल्स एंड स्लेंडर सेल्स हैं, तो ये क्या होगा, कॉलमनार सेल्स होंगे ये। एंड कॉलमनार सेल्स की अगर फ्री सरफेस पे मैंने क्या बताया, अगर सीलिया प्रेजेंट है तो इनको हम क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। किस चीज़ में हेल्प करते हैं सीलिएटेड एपिथेलियम, देखो ciliated epithelium, the function is to move particles और mucus, particles को मूव कराते हैं, या फिर हमारे पास जो mucus होता है जैसे हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी होता है, उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, उस तरीके से मूवमेंट कराते हैं। एक ही जगह सभी जो सीलिया होते हैं इस तरीके से मूवमेंट कराते हैं कि जो सब्सटेंस, जो चीज़ वहाँ पर प्रेजेंट है उसकी भी मूवमेंट हो जाती है। कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, हॉलो ऑर्गन्स लाइक ब्रोंकियोल्स,
एंड फेलोपियन ट्यूब्स। ब्रोंकियोल्स में किस चीज़ की मूवमेंट करानी है हमें? एयर की, म्यूकस की, ठीक है, एंड फेलोपियन ट्यूब में ओवा की, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। इतना सभी को क्लियर हुआ? जो जो एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए हैं वो ज़रूर याद कर लेना। नाउ कमिंग ऑन टू दी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम यहाँ पर क्या होगा? अगर यहाँ क्या होता है ना कि कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा जल्दी से रैप अप करेंगे चैप्टर को, क्योंकि अब हमें बेसिक सब कुछ क्लियर हो गए। तो अब जो कॉलमनार और जो क्यूबॉइडल सेल्स हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं फॉर सिक्रीशन, ठीक है, सिक्रीशन के लिए स्पेशलाइज हो जाते हैं और इनको हम बोलते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेल्युलर कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, एग्जाम्पल आती गॉबलेट सेल्स। ये क्या है? यूनिसेल्युलर ग्लैंड, एग्जाम्पल लिखेंगे गॉबलेट सेल्स। अब देखो मैंने कहा था कि ये चैप्टर एक तरह से समरी है सभी चैप्टर की। तो गॉबलेट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एलिमेंट्री कैनाल में, जो कि हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 16 में। देख रहे हो, है ना एक तरह से समरी। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप। दूसरा क्या है? मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स। ये बात ध्यान रखना कि कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स ही स्पेशलाइज हुए हैं किस चीज़ के लिए? सिक्रीशन के लिए। और उन्होंने क्या बना लिया? ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। नाउ मल्टी सेल्युलर में क्या होगा? मल्टी सेल्युलर ग्लैंड्स में दे कंसिस्ट ऑफ क्लस्टर ऑफ सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हो जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर on the basis of the mode of pouring their secretions, अब यहाँ हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इतना क्लियर हुआ? मल्टी सेल्युलर की एग्जाम्पल है क्या क्या? सलाइवरी ग्लैंड एंड यूनिसेल्युलर ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नाउ कमिंग ऑन टू द एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाउ द ग्लैंड्स pour their secretion, ठीक है, हाउ द ग्लैंड्स pour their secretion, यानी कि जो वो सामान मतलब जो सब्सटेंस सिक्रेट कर रहे हैं वो किस तरीके से उसको पोर करते हैं बॉडी में, उसी के बेसिस पे हमने फर्दर उनको क्लासिफाई कर दिया एज एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन में क्या होगा? दे हैव डक्ट्स, एंडोक्राइन में दे आर डक्टलेस, ठीक है। एक्सोक्राइन का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं जितने भी डक्ट वाले ग्लैंड्स होंगे, ठीक है, जो कि म्यूकस, सलाइवा, ईयर बैग्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और दूसरे सेल प्रोडक्ट्स जो सीक्रेट करेंगे, वहाँ से आप एग्जाम्पल लिख लेंगे। एंड एंडोक्राइन के क्या होंगे? हॉर्मोन्स, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स आर रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स। इन कॉन्ट्रास्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास कोई डक्ट्स नहीं होती। इनके प्रोडक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स। They are secreted directly into the fluid bathing the gland. Okay. Now coming on to compound epithelium. इतना सभी को क्लियर हुआ? Glandular epithelium, simple epithelium. Let's take a quick review. ठीक है, क्विक समरी एक बार फिर से देख लेते हैं। स्क्वामस एपिथेलियम के फर्दर जो है एग्जाम्पल्स एक बार फिर से देखेंगे हम। वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? walls of blood vessels and the air sacs of lungs, ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? ट्यूब्यूलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स में एंड दी डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ पीसीटी की, तो पीसीटी में क्या भी होता है हमारे पास? माइक्रोविलाइज भी प्रेजेंट होती हैं। ओके, कॉलमनार एपिथेलियम की अगर मैं बात करूँ तो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इनकी पहली बात तो कि इनकी फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकता है, प्लस ये कहाँ प्रेजेंट होंगे? स्टमक में और इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होंगे। नाउ कमिंग ऑन टू दी ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम एंड सेकेंड इज दी मल्टी सेल्युलर। तो जल्दी से एग्जाम्पल बताएंगे। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम के एग्जाम्पल क्या होंगे? गॉबलेट सेल्स एलिमेंट्री कैनाल में जो प्रेजेंट होते हैं, एंड मल्टी सेल्युलर के एग्जाम्पल यानी कि जहाँ पर बहुत सारे सेल्स इकट्ठे होकर ग्लैंड बना रहे हैं। और कौन से सेल्स स्पेशलाइज होते हैं? कॉलमनार और क्यूबॉइडल सेल्स, ठीक है। उसके बेसिस पे फर्दर हमने क्या किया कि भाई ये जो ग्लैंड्स हैं वो अपनी सिक्रेशंस कैसे पोर कर रहे हैं?
डक्ट के थ्रू या विदाउट डक्ट, तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द कंपाउंड एपिथेलियम। तो कंपाउंड एपिथेलियम में मैंने आपको बताया था बहुत सारी लेयर्स होती हैं, दे कंसिस्ट ऑफ मल्टी लेयर of cells and this has a limited role in secretion and absorption, plus यहाँ diffusion भी लिख सकते हो कि secretion, absorption और diffusion में एक इनका limited role होता है। main function क्या है इनका? to provide protection against chemical and mechanical stresses, very important। ये क्या कवर करेंगे? they cover the dry surface of the skin, moist surface of buccal cavity, pharynx, inner lining of duct of salivary glands and of pancreatic ducts। तो ये हमें एग्जाम्पल यहाँ पर याद करने हैं। नाउ कमिंग ऑन टू कि भाई ये जो सेल्स हैं एपिथेलियम के, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी होते हैं, राइट? तो किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? ठीक है, इनके अंदर जो इंटरसेल्युलर मटेरियल होता है वो तो कम होता ही है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था। In nearly all animal tissues, specialized junctions provide both structural and functional links between its individual cells। तो मेरे पास अगर दो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो इनके बीच में, ठीक है, ये क्या हो गई हमारी, लेट्स रब इट, ओके, पूरा ही साफ कर देते हैं। ये मेरे पास फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, ये हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके। नाउ ये सेल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। अब ये किस तरीके से कनेक्टेड होते हैं? देखो, इस तरीके के स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं। अब यहाँ पर देखो, चलिए अब हमें आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस जब हम रीड करेंगे। 3 टाइप ऑफ सेल जंक्शंस आर फाउंड इन द एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज, दीज आर कॉल्ड। अब देखो ये सेल जंक्शंस, यहाँ से एनसीईआरटी ने आंसर दे दिया कि ये जो सेल जंक्शंस हैं वो एपिथेलियम में प्रेजेंट होते हैं, प्लस दे आर आल्सो फाइंड इन अदर टिश्यूज। सो क्वेश्चन अगर घुमा के पूछा जाएगा कि ये जो सेल जंक्शंस हैं क्या ये दूसरे टिश्यूज में भी प्रेजेंट होती हैं? सो द आंसर इज यस, ऑफ कोर्स दे आर प्रेजेंट इन अनदर टिश्यूज एज वेल। तो इनके नाम क्या है? टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड द गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करती है? एज अ नेम सजेस्ट, टाइट है। तो अब कोई ढक्कन है, मान लो बॉटल है मेरे पास, ठीक है, और इसका मैंने यहाँ पर लेट्स सपोज ये मेरे पास बॉटल है और ये मैंने यहाँ पर ढक्कन टाइट से बंद कर दिया, बिल्कुल टाइट बंद कर रखा है। तो क्या वहाँ पर इसके अंदर अगर पानी, कोई भी फ्लूइड, किसी भी तरीके का कुछ भी प्रेजेंट है तो क्या वो लीक करेगा? नहीं करेगा। तो टाइट जंक्शन हेल्प टू स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस अ टिश्यू। एडहेरिंग जंक्शन क्या करती है? एडहेयर करते हैं, यानी कि सीमेंट प्रोवाइड करती हैं टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एंड गैप जंक्शंस क्या करती हैं? ये सेल्स को फैसिलिटेट करती हैं कि भाई एक दूसरे से आप अपने साइटोप्लाज्म से कनेक्टेड हो तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयंस, कैटायंस, एनायंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड समटाइम्स ऑल्सो बिग मॉलिक्यूल्स। तो ये देखो ये क्या हो गई हमारे पास, जैसे टाइट जंक्शन, ठीक है। अब ये क्या है, हमें क्या कर रहा है? साइटोप्लाज्म का कनेक्शन हमें प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से अगर हम इसे करें तो अगर इस तरीके से मैं देखूँ, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? गैप जंक्शन। एंड द लास्ट वन इज द एडहेरिंग जंक्शन, जो कि सेल को एक साथ सीमेंट करके रखते हैं। यहीं से हमारा एपिथेलियल टिश्यू वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नाउ कमिंग ऑन टू द कनेक्टिव टिश्यूज। ओके, सो नाउ कमिंग ऑन टू कनेक्टिव टिश्यू, सो दे आर most abundant, okay, this is very important, they are most abundant, okay, and widely distributed in the body, very important, they are most abundant and widely distributed in the body, okay। now this is very important और यहाँ से question frame किया जा सकता है, they are most abundant and widely distributed in the body of complex animals, they are named connective tissue because of this special function। अब देखो किसी चीज़ का नाम ऐसे ही तो रख नहीं दिया जाता है ना, उनका कोई एक स्पेशल फंक्शन होगा जब भी तो उनका नाम कनेक्टिव टिश्यू रखा गया है, राइट।
So they are named connective because of the special function of lining and supporting other tissue organs of the body. Linking, sorry not lining, this is linking. Lining तो वैसे भी epithelial tissue करते हैं, right? Epithelial tissue क्या perform करते हैं? Lining. And ये कनेक्टिव टिश्यू क्या परफॉर्म करते हैं? लिंकिंग, ठीक है। सो लिंकिंग द सेल्स एंड दी ऑर्गन्स, टिश्यूज, उन सबको लिंक करते हैं। सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। लेट्स राइट द फर्दर कैटेगरी। कनेक्टिव टिश्यू आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसमें भी फर्दर 2 कैटेगरीज होती हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें से कि जो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू होता है ये क्या करता है? फैट स्टोरेज, जो भी हमने एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स वगैरह लिए हैं वो इमीडिएटली फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं एंड फैट स्टोरेज करता है। कहाँ पर प्रेजेंट होता है? बीनेथ द स्किन प्रेजेंट होता है। एरियोलर टिश्यू भी बीनेथ द स्किन प्रेजेंट होता है। प्लस ये क्या करता है? यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्या? फिब्रोब्लास्ट, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, ठीक है, ये सब यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और ये एपिथेलियम को भी प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स एपिथेलियम, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द लूज कनेक्टिव टिश्यू। क्लियर? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। सेकेंड कैटेगरी क्या है? डेंस कनेक्टिव टिश्यू। तो जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये फर्दर 2 तरह के हैं। फर्स्ट वन इज द डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकेंड आर दी डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस इरेग्युलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल क्या है? मतलब कि देखो पहले इरेग्युलर को समझो। यहाँ पर एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है, ठीक है, इस तरीके से एक रेगुलर अरेंजमेंट होती है। दीज आर दी कोलाजन फाइबर्स, ठीक है। एंड इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? टेंडन्स, जो कि बोन्स को दे अटैच बोन्स टू मसल्स एंड द सेकेंड एग्जाम्पल इज योर लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करते हैं तो आपको पता ही होगा, ठीक है, पहले क्लासेस में भी हमने पढ़ा है 9th 10th में। बोन्स टू बोन, बोन टू बोन को अटैच करते हैं ये, बोन टू बोन, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? नाउ डेंस इरेगुलर, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो है इनका कोई एक रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इसी तरीके से ऐसे ही प्रेजेंट होते हैं एंड ये प्रेजेंट होते हैं स्किन में। बस इतना ही इनके बारे में हमने पढ़ना है। ये सेकेंड कैटेगरी थी। नाउ द लास्ट कैटेगरी इज योर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? दे आर कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और हमारी बोन क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। हमारा ब्लड क्या है? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। सभी को क्लियर हुआ? कार्टिलेज सेल्स को क्या बोलते हैं हम? कॉन्ड्रोसाइट्स। क्या बोलते हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। बोन वाले बोन फॉर्मिंग सेल्स को ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। सो आई होप इतना आप सभी को क्लियर हुआ। जो मैंने एक आपको क्विक समरी देने की कोशिश करी, आई होप आपको वो समझ आ गई। नाउ लेट्स कम ऑन टू द डायग्राम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैंने आपको ये इतना तो बता ही दिया कि जो लूज कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होता है। यहाँ फिब्रोब्लास्ट, फिब्रोब्लास्ट की मैं एक बात बता देती हूँ, ये खुद ही बनाते हैं फाइबर्स को, खुद ही सिक्रीट करते हैं। सो दिस इज योर फिब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये क्या है? मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज कोलाजन फाइबर, दिस इज फिब्रोब्लास्ट। देन आपको ये जो बात है हमारे मैक्रोफेजेस की और मास्ट सेल्स की, ये हमने बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में पढ़ी है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर मैक्रोफेज। क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये फिगर 7.4। इनफैक्ट हर एक डायग्राम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे ये वाले जो फिगर्स आएंगे और 4-5 फिगर्स और आएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर हो रहा है सबको? ठीक है। नाउ दिस इज योर एरियोलर टिश्यू एंड दिस इज योर एडिपोज टिश्यू, ठीक है। देख रहे हो फैट स्टोरेज एरिया पूरा क्या है?
फैट स्टोरेज एरिया प्रेजेंट है। ठीक है, नाउ अब हम एक बार एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक लाइन आने वाली है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट द ब्लड। ठीक है, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट द ब्लड क्या होता है, वो फाइबर सिक्रेट करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स कॉल्ड द कोलाजन और इलास्टिन। यहाँ से हमें क्या याद रखना है कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन, अगर आपसे कोई पूछे कि ये कोलाजन और इलास्टिन किस टाइप के प्रोटीन है, तो आप कहेंगे दे आर दी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। दे आर व्हाट? दे आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। ओके, सो नाउ देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, हमने देख लिया स्ट्रक्चरल प्रोटीन क्या होते हैं। नाउ ये सेल्स ऑल्सो दे ऑल्सो सीक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स which accumulate between the cells and fibers and acts as matrix। very important, ये cells क्या secrete करते हैं, modified polysaccharides जो कि cells के बीच में accumulate हो जाते हैं और they acts as a matrix, that is the ground substance। ठीक है, connective tissues are classified into further 3 types जो कि मैंने आपको बता दिया, loose connective tissue, dense connective tissue, specialized connective tissue। now लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो लूज कनेक्टिव टिश्यू है सेल्स। अब देखो नाम हमने क्या दिया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, तो ऐसे थोड़ी ना दे दिया हमने नाम, इसका मतलब क्या है कि जो सेल्स है यहाँ पर लूजली अरेंज्ड हैं। ठीक है, सेल्स एंड फाइबर्स आर लूजली अरेंज्ड इन अ सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस। फॉर एग्जांपल एरियोलर टिश्यू, देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हो गया, जस्ट एरियोलर टिश्यू लिख सकते हैं, एरियोलर टिश्यू एंड एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू क्या करेगा, फैट स्टोर करेगा। एरियोलर टिश्यू स्किन के नीचे प्रेजेंट है and it serves as a support framework for the epithelium. It contains fibroblasts and the cells that produce and secrete fibers, macrophages and mast cells. Second category is your adipose tissue. Adipose tissue क्या है, दूसरे टाइप के लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि मेनली स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं। ये सेल्स किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड है, these cells are specialized for the storage of fats। जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट्स होता है जो बॉडी इमीडिएटली यूज नहीं करती वो कन्वर्ट हो जाता है फैट्स में और वो इस टिश्यू में आकर स्टोर हो जाता है। ओके, नाउ कमिंग ऑन टू द फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट। अब देखो फाइबर्स एंड फिब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि भाई जो फाइबर्स हैं और जो फिब्रोब्लास्ट हैं सभी में प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट ब्लड, सभी कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होंगे एक्सेप्ट ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये जो यहाँ के जो फाइबर्स और फिब्रोब्लास्ट हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं, ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर्स शो रेगुलर या फिर इरेगुलर पैटर्न, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर, इसी बेसिस पर हम फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कोलाजन फाइबर्स present in rows between many parallel bundle of fibers। ठीक है, कोलाजन फाइबर कहाँ पर प्रेजेंट होगा, कोलाजन फाइबर विल बी प्रेजेंट बिटवीन दी मैनी पैरेलल बंडल ऑफ फाइबर्स। ठीक है, नाउ द एग्जांपल्स आर टेंडन्स एंड दी लिगामेंट्स। बता दिया मैंने आपको, टेंडन्स क्या करते हैं, दे अटैचेस बोन टू मसल्स एंड लिगामेंट्स क्या करती हैं, दे अटैचेस बोन टू बोन। क्लियर हुआ सभी को। नेक्स्ट इज योर डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पर क्या होगा, फिब्रोब्लास्ट और मैनी फाइबर्स। फाइबर्स क्या होते हैं यहाँ पर, मोस्टली कोलाजन फाइबर्स होते हैं जिनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती है, एक पैरेलल एक बढ़िया तरीके वाली अरेंजमेंट यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, ओके, now coming on to the specialized connective tissue। so cartilage, bones and blood are the specialized connective tissue। okay, the intercellular material। अब यहाँ पर cartilage का intercellular material क्या होता है, that is solid and pliable, resist compression, very important। cartilage forming मतलब जो cartilage वाले cells होते हैं उनको क्या बोलते हैं, chondrocytes
एंड यहाँ पर जो कॉन्ट्रोसाइट्स होते हैं दे आर इनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सिक्रेटेड बाय देम मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस। वेरी इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेजेस जो होते हैं एम्ब्रियोज में दे आर रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, एम्ब्रियोज में जो कार्टिलेजेस होते हैं दे आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, सभी नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द। अब कार्टिलेज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है? टिप ऑफ नोज में, आउटर ईयर जॉइंट्स में, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, limbs and hands in adults. Now coming on to the bones. देखिए हम लास्ट में क्विक ओवरव्यू लेंगे, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल है, स्पीड में रैप अप करके लास्ट में एक अच्छे वाला ओवरव्यू लेंगे जिससे आपकी अच्छे रिवीजन हो जाएगी एंड आपको याद भी रहेगा। ओके, नाउ बोन्स हैव अ हार्ड एंड नॉन प्लाइएबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलाजन फाइबर्स विच गिव बोन इट स्ट्रेंथ। यानी कि बोन्स की जो ग्राउंड सब्सटेंस होती है, बोन्स क्या है? रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेम टू द बॉडी। क्या लिखा है यहाँ पर? मेन, ओनली टिश्यू नहीं लिखा। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू एंड ऑर्गन्स, ठीक है, बोन सेल्स को क्या बोलते हैं हम? ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स आर व्हाट? बोन सेल्स, ठीक है, साइट्स का मतलब होता है सेल एंड बोन सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर जो ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, अब देखो बोन्स क्या करते हैं बेसिकली, जो हमारे सॉफ्टर टिश्यूज सॉफ्टर ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि इफ आई टॉक अबाउट हार्ट तो लंग्स, तो हार्ट लंग्स को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? दैट इज योर रिब केज। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ कुछ बोन्स ऐसी भी होती हैं, देखिए लिम्ब बोन्स सच एज the long bones of the legs serve weight bearing functions. They also interact with skeletal muscles attached to them, and the bone marrow in some bones is the site of production of blood cells that is known as hemopoiesis. Hemopoiesis, ठीक है, hemopoiesis। एंड देखो बोन मैरो हर एक ही नहीं, कुछ बोन्स की किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स। एंड यहीं पर अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूँ तो स्केलेटल मसल्स ऑल्सो नोन एज वॉलंटरी मसल्स। तो वॉलंटरी वो क्यों होती हैं? अगर हमारे ओवरऑल स्केलेटन में मूवमेंट होगी, ठीक है, तो देखो ये जो मसल्स होते हैं दे आर अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, इसीलिए इनको स्केलेटल बोन्स भी कहा जाता है। तो हमारे अगर मैं बात करूँ इस बोन की, ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर बोन मसल्स हैं, अगर मुझे इस बोन को अपने हैंड को अपने पास लेकर आना है तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है, अब वापस अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में रिलैक्स हो जाएगी बोन्स, यानी कि एक कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम करेंगे बोन्स और मसल्स, इसीलिए इनको क्या कहा? स्केलेटल सिस्टम से अटैच होंगी वॉलंटरी मसल्स। Okay, now talking about the muscle tissue. So each muscle is made up of many long cylindrical fiber. ये क्लियर हो गया आपको? Okay, ब्लड वाला पार्ट रहेगा। ब्लड क्या है? It is a fluid connective tissue containing plasma, RBC, white blood cells and platelets. देखते हैं ब्लड किस किस चीज़ से कंपोज है? RBC यानी कि एरिथ्रोसाइट्स, WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स thrombocytes and the plasma मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस में हेल्प करता है। ज़्यादा डिटेल्स हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 एंड 18 में। नाउ कमिंग ऑन टू द मस्कुलर टिश्यू। सो इन ईच मसल, देखो each muscle is made up of many long cylindrical fibers arranged in parallel arrays. These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils, ठीक है, numerous fine fibrils, ठीक है, ये मतलब इनकी फर्दर और स्मॉल यूनिट होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? मायोफाइब्रिल्स। अब ज़्यादा डिटेल तो हम लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इस चीज़ की, ठीक है, पर ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होंगी, शॉर्ट हो जाएंगी,
ठीक है, रिलैक्स स्टेट में जाएंगे, वापस से अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चले जाएंगे स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में। The reaction moves the body to adjust the changes in the environment and to maintain the positions of the various parts of the body. In general, muscle play an active role in all the movements of the body. अब muscles की मैं बात करूँ तो they are further divided into skeletal, smooth and cardiac muscles. Skeletal muscle tissue, देखो मैंने आपको बताया था, अटैच किससे है? स्केलेटल बोन से, ठीक है, यानी कि जो मसल अटैच टू बोन्स उसको मैं क्या बोलूँगी? स्केलेटल मसल। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप, देखो अब ये कैसे होते हैं? दे आर स्ट्राइएटेड, स्ट्रिप्ड, ठीक है, आर बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। अ शीथ ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू encloses several bundles of muscle fibers. Clear till here? Now coming on to the diagrams which are very important. देखिए ये क्या है? मेरे पास स्ट्राइएशंस है, ठीक है, आप देख पा रहे हो इस तरीके से स्ट्राइएशंस है। ये है हमारे पास स्ट्राइएटेड मसल, ये है स्मूथ मसल्स, ये क्या है? टेपरिंग एट द एंड्स, टेपरिंग फ्यूजिफॉर्म जिसको हम बोलते हैं। दिस इज थिन एट द एंड्स एंड थिक इन द मिडल, एंड अगेन फिर से इन्हीं एंड्स पे जाओ तो ये फिर से क्या है? थिन है। तो इसी टाइप को हम क्या बोलते हैं? फ्यूजिफॉर्म। टेपर एट बोथ द एंड्स, फ्यूजिफॉर्म। कोई किसी भी तरह की स्ट्राइएशंस यहाँ पर नहीं होती। इनको सेल जंक्शंस टुगेदर, दे सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। The wall of internal organs such as the blood vessels, अब देखो याद करने की जरूरत ही नहीं है इनके एग्जाम्पल तो, है ना? क्यों? क्योंकि देखो ना, अब ये वाली मसल्स जो है स्केलेटल मसल्स, दे आर अटैच्ड टू द बोन्स। अब बोन से यही अटैच्ड है, यानी कि दे कैन शो मूवमेंट ओनली, दैट मीन वॉलंटरी मूवमेंट। वॉलंटरी मूवमेंट ये शो कर सकती है। अब बाकी की जो भी इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी, ठीक है, बाकी के जो भी इनवॉलंटरी मूवमेंट होगी वो शो करेगी स्मूथ मसल्स। कार्डियक मसल्स आर ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट, वेरी एक्सक्लूसिव, ठीक है। स्ट्राइएशंस प्रेजेंट होती है इनके पास, एंड यहाँ पर इंटरकैलेटेड डिस्क भी प्रेजेंट होती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरकैलेटेड डिस्क क्या करती हैं? अगर एक यूनिट में कोई स्टिमुलेशंस आई कि भाई कॉन्ट्रैक्ट होना है अब आपको, तो फिर वो पूरी यूनिट में स्टिमुलेशंस सेंड कर देती है। पूरी यूनिट एक पूरे होल की तरह वो है कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ओके, नाउ अब एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं, वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, है ना, ये अब याद करने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमें पता है कि जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं वो स्मूथ मसल्स हैं, कैन नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल्ड, वी यूजली आर नॉट एबल टू मेक इट कॉन्ट्रैक्ट मियरली बाय थिंकिंग, ठीक है। हम जैसे सोचते हैं कि भैया मुझे जो अपना हाथ है ना कंट्रैक्ट करना है, ठीक है, मान लिया कर लिया हमने, क्या हम अपने स्टमक की मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो। कार्डियक मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन द हार्ट। सेल जंक्शंस fuse the plasma membranes of cardiac muscle cells and make them stick together। यहाँ पर communication junctions present होती है, यानी कि intercalated disc जो कि कुछ फ्यूजन पॉइंट्स पे प्रेजेंट होती हैं। अब वो क्या करते हैं? दे कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, दैट इज व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल to contract, its neighbors are also stimulated to contract। Clear सभी को? Now coming on to the neural tissue। So the neural tissue exerts the greatest control over the body responsiveness to changing conditions। Very important। अब यहाँ पर आप देखो ये क्या है हमारे पास? This is your nucleus, this whole is your cell body, so this is cell body with nucleus, ठीक है। एंड यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, ये क्या है? डेंड्राइट्स, ठीक है, ब्रांचिंग इस तरीके से जो शो हो रही हैं, these are the dendrites, this is neuroglia। ये देखिए ये जो सेल्स हैं these are neuroglia, this is axon, ठीक है। न्यूरॉन क्या है? यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। न्यूरॉन इज द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। अलॉन्ग विद द न्यूरोग्लियल सेल्स, न्यूरोग्लियल सेल के साथ, न्यूरोग्लियल सेल क्या है? न्यूरॉन्स को छोड़ के बाकी जितना भी हिस्सा है न्यूरल टिश्यूज का, जितने भी वॉल्यूम है वो न्यूरोग्लियल सेल्स
प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर। ये देखो, ये प्रोटेक्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे हमारे न्यूरॉन्स को। दे मेक अप मोर देन 50% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यूज इन अवर बॉडी। अब ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना जब एक न्यूरॉन को हम स्टिमुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस आएंगी, तो वहाँ पर क्या क्या होगा, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन और हाइपरपोलराइजेशन। ये सभी हमको पढ़ना है इन द चैप्टर ऑफ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वहाँ पर हम इसे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू पार्ट क्या है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, जहाँ हमें बताया गया है कि जो टिश्यूज़ हैं वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ऑर्गन्स, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन्स हैं वो फर्दर एसोसिएट करके ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इससे एक बढ़िया से एफिशिएंट और बेटर कोऑर्डिनेटेड फैशन में काम होगा। तो इस चैप्टर में हम इस चीज़ को समझने के लिए फर्दर 3 एनिमल्स का एग्जाम्पल लेंगे, अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड योर फ्रॉग। तो इन 3 के एग्जाम्पल से हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे अर्थवॉर्म, कॉकरोच एंड फ्रॉग के बारे में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल्सो रिविजन की अगर मैं बात करूँ तो रिविजन आपको खुद जाके घर पे करनी है। दिस इज अ वेरी सिंपल चैप्टर, ठीक है। कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर था ये। अगर आप 2-3 बार समझेंगे, याद कर लेंगे तो इस चैप्टर में स्कोर करना बहुत ही आसान। थैंक यू।